नमस्कार, खबर झारखंड का वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत हम क्राइम जगत से जुड़ी खबर से करेंगे। लातेहार से खबर है, जहां जिला सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी के जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह की हत्या कर दी गई है। घटना बरवाडीह बस स्टैंड की है, जहां जयवर्धन सिंह को देर शाम अपराधियों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि जयवर्धन सिंह बस स्टैंड के पास जो प्रज्ञा केंद्र है उसके सामने बैठे हुए थे, तभी पीछे से बदमाश आए। 2 की संख्या इन बदमाशों की बताई जा रही है, जिन्होंने पीठ में गर्दन के पास पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए भाग निकले। लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों फरार होने में कामयाब रहे। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडीह डीएसपी पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। इधर बोकारो में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट का एक मामला सामने आया है। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में बाकायदा कैद हो गई है। मामला जरीडीह थाना क्षेत्र के जाना मोड़ बाजार का है, जहां सोना खरीदने के बहाने दुकान में घुसे अपराधियों ने मौका पाते ही बंदूक निकाल ली और करीब 30,000 का सोना लूट लिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। वहीं दुकान के मालिक के मुताबिक अपराधी 15 दिन पहले भी आया था और गहने देखकर चला गया था, और आज वो फिर आया और मौका देखकर वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक अपराधी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे पकड़ भी लिया जाएगा। पहले तो तमाम देखने गया था, तो वाला दिखाइए, दिखाया, बोले पूछा कितना दाम हुआ है, हम दाम बताया, बोला बाहर में भाई खड़ा, उससे हम पूछ के आते हैं कितना पैसा आया। फिर उसके बाद आया और हम बिल बनाने लगे, वो पैकिंग करके सामान लेके चला। करीब 104 बजे तिरुपति ज्वेलर्स में एक लड़के गहना लेने के बहाने आए। गहना लेकर के आम से दिखा कर गहना लेकर गोली भी चलाएंगे, बता रहे हैं कि गोली भी चलाएंगे, अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं रांची में भी सीसीटीवी में एक आपराधिक घटना कैद हुई है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के भुइयां टोली स्थित साई नगर की है, जहां पिछले कुछ दिनों से सक्रिय चोर ने दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चोर कितनी आसानी से साइकिल पर हाथ साफ करने में कामयाब रहा। धनबाद में एक शख्स ने अपनी मां की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला सराय ढेला थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अजय दास के मुताबिक उसने मां को पथरी के इलाज के लिए प्रसाद क्लिनिक भी एडमिट किया था। आरोप है कि इलाज के दौरान उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। अजय दास ने प्रसाद क्लिनिक के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हम चाहते हैं कि एम प्रसाद क्या कुछ हुआ तो पहले बताइए। और गोलब्लैडर में पत्थर हुआ था, ऑपरेशन एम प्रसाद किया, उसके बाद उसका हालत बिगड़ते गया, लास्ट में मेरा माँ का जान ले लिया एम प्रसाद। तो आप इलाज में पत्थर का ऑपरेशन कराने गए थे? हाँ। 12 तारीख को मरीज लेके आए, बुखार और कमजोरी लेकर हमने एडमिट कर लिया और करने के बाद उनको 13 तारीख को फिजिशियन एमडी से दिखाया गया और उन्होंने देखा, जो डायरेक्शन लिखा उसको फॉलो किया गया। फॉलो करने के बाद 14 तारीख को पार्टी ने रिक्वेस्ट किया कि हमको बाहर ले जाना है, पेशेंट को रेफर कर दिया। कोरोना की वजह से देश और राज्य काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसके बावजूद झारखंड सरकार 2000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ करेगी। ये जानकारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने धनबाद में दी है। कृषि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि झारखंड में बहुत जल्द कृषि नीति और निर्यात नीति भी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने मीडिया से कृषि क्षेत्र में होने वाली कालाबाजारी की सूचना देने की भी अपील की, ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बीज आपको पता कीजिए, मिल गया है सभी जगह समय से पहले। खाद भी हमने भिजवा दिया, कल भी रेट आया है। हम आपसे यही अपील करेंगे, कहीं भी काला बाजारी ये सब की खबर लगे तो आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से हम तक वो खबर आनी चाहिए। विभाग ने कर्ज माफी 2000 करोड़ रुपये की ऋण माफी हम करने जा रहे हैं। कृषि नीति बनाने जा रहे हैं, कृषि निर्यात नीति बन रही है। इससे आने वाले दिनों में किसानों को फायदा होगा। लेबर कोऑपरेटिव्स पंचायत स्तर पर बन रहे हैं।
स्पेशली माइग्रेंट लेबर को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। झारखंड की सियासत में भ्रष्टाचार के मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की ओर से जेएमएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया तो अब जवाब में जेएमएम ने पिछली सरकार में बुंडू में 1450 एकड़ जमीन घोटाले का दस्तावेज जारी कर बीजेपी को घेरा है। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नया मोर्चा खुल गया है। पहले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अमित अग्रवाल का मामला उछाला, जिसके जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के सॉल्ट लेक में अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति की ओर से बनाए जा रहे 22 मंजिला मकान में झारखंड के कई बड़े नेताओं का पैसा लगा है। निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की जांच कराने की मांग की। मैंने आज ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, सीबीआई ईडी के इंक्वायरी के लिए भी कहा है कि झारखंड के नेता का जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो मैं ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि अमित अग्रवाल के उस प्रॉपर्टी में जो सॉल्ट लेक में बन रहा है 22 मंजिला मकान, उसमें झारखंड के किस नेता का पैसा इन्वॉल्व है, ये उनको बताना चाहिए। इस पर उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तो उसकी जांच करे। बीजेपी की ओर से मोर्चा खोला गया तो जेएमएम भी जवाब देने में मैदान में उतर आई। जेएमएम ने पिछली सरकार में 1450 एकड़ के जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि बुंडू में गैर मजरूआ आदिवासी रैयत और वन भूमि की जमीन को लैंड बैंक बनाकर बीजेपी से जुड़े पूंजीपति घराने को दे दिया गया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पिछली सरकार में हुई 2 रजिस्ट्री के डीड, जिसका नंबर 1881 और 1882 है, को सार्वजनिक किया। पहले डीड में जमीन शाकंबरी बिल्डर्स के मालिक चंद्रेश बजाज को बेचने का हवाला दिया है। चंद्रेश बजाज को बीजेपी के पवन बजाज का पुत्र बताया गया है। साथ ही कहा पवन बजाज बीजेपी आजीवन निधि के सदस्य हैं। तो दूसरी डीड कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम है, जिसके मालिक राहुल कुमार हैं। उनको उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। 1450 एकड़ भूमि में 228 एकड़ जमीन वन भूमि और 513 एकड़ गैर मजरूआ बताया गया है। विपक्ष का दावा है कि हेमंत सरकार में सभी जमीन घोटाले की जांच होगी। ये दोनों डीड आपको ताज्जुब कर देगा कि बुंडू प्रखंड का संपूर्ण एक मौजा जो लगभग 1450 एकड़ से भी ज्यादा है, उसकी लूट हो गई। साक्ष्य और साक्षात दोनों चीजें जब सरकार के सामने आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, हम आग्रह करेंगे उनको कि राजहित में आप निर्णय लें और इस तरह की यदि कोई मामला है तो उस पर शीघ्र जनता के सामने सच और झूठ क्या है ये सरकार उसको दिखाने का काम करे। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए सरकार को जांच की चुनौती दी है। बुंडू की जमीन का सवाल है, उसकी जांच कराए, कौन रोक रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी करे। सरकार सत्ता शासन उनके पास है, ये अखबार में देने से ज्यादा बेहतर होता है कि वो जांच करवा के चीजों को जनता के बीच में सार्वजनिक करते हैं। सियासत में भ्रष्टाचार का मुद्दा नया नहीं है और इसी एक मुद्दे के सहारे सत्ता पक्ष और विपक्ष गाहे बगाहे एक दूसरे की नस दबाते रहते हैं। झारखंड की सियासत में भी फिलहाल यही हो रहा है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में सत्ता परिवर्तन हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुरानी सरकार के मंत्रियों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बंगला खाली ना करने पर अब ऐसे मंत्री और विधायकों पर सख्ती की तैयारी है। भवन निर्माण विभाग ने पुलिस की मदद से अब ऐसे बंगलों को खाली कराने का फैसला किया है। झारखंड में नई सरकार के गठन के करीब 6 महीने बीतने के बाद भी पिछली सरकार में शामिल कई मंत्री सरकारी आवासों में जमे बैठे हैं। भवन निर्माण विभाग
अब पुलिस की मदद से ऐसे विधायकों से जबरन आवास खाली करवाने की तैयारी में है। जिनका सरकारी आवास खाली कराया जा सकता है उनमें रघुवर सरकार के मंत्री रहे अमर बाउरी, रणधीर सिंह, बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर का नाम शामिल है। इन सभी का सरकारी आवास अब नई सरकार के मंत्रियों को अलॉट कर दिया गया है। पूर्व कृषि मंत्री का आवास स्टीफन मरांडी को, जबकि नवीन जायसवाल का आवास हाजी हुसैन अंसारी को अलॉट किया गया है। हम इस वक्त पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के आवास के ठीक बाहर हैं। रघुवर सरकार में ये मंत्री थे और अब तक इनका आवास खाली नहीं हो पाया है। इन्हें कई बार भवन निर्माण विभाग की तरफ से आवास खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। सरकारी आवास खाली करने को मजबूर किए जाने पर बीजेपी नेताओं का तर्क है कि उन्हें निकालने से पहले कहां शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी जानकारी देनी चाहिए। अभी तक मुझे किस आवास में जाना है उसका ना चिट्ठी आया है ना पत्र आया है। केवल खाली कर दीजिए बोलने से नहीं होगा। खाली करके मैं सामान लेके क्या फिरालाल चौक में चला जाऊं क्या? मैं कोई पॉकेट मार तो हूं नहीं। सवाल यह है कि हम यदि इंटाइटल नहीं हैं तो फिर उस आवास में क्यों रहेंगे? जब यदि सरकार नोटिस देती है कि भाई आप इतने दिनों के अंदर खाली कर दीजिए। तो वहीं सरकार का कहना है कि इतना समय बीतने के बाद अब पुरानी सरकार के मंत्रियों को बगैर किसी हीला हवाली के आवास छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर नहीं, हमको नहीं लगता है कि पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। जिन लोग का पहले आवास आवंटन हुआ था, आज उन लोग मंत्री नहीं है या विधायक नहीं है, सतो वो लोग छोड़ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। और एक मानसिकता बननी चाहिए। अभी ये समझते हैं अभी भी कि वही पुरानी व्यवस्था है जिसमें जो इनकी मर्जी होगी वही कानून होगा, परंतु ये सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हम लोगों ने या इस सरकार ने बहुत मौका दिया। सियासत को छोड़ दे तो कायदे से सरकार बदलने के साथ ही पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास का त्याग कर देना चाहिए और नई सरकार को भी आवास खाली कराने से पहले शिफ्टिंग को लेकर मामला साफ कर देना चाहिए। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और वहीं सरकारी आवास खाली करने के मामले में पूर्व मंत्री और बोकारो के चंदन कियारी से विधायक अमर बाउरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो घर उन्हें अलॉट किया गया है उसकी मरम्मत कराकर उन्हें हैंडओवर किए जाने के बाद ही वो अपना पुराना सरकारी आवास खाली करेंगे। आवास को खाली करने में मुझे थोड़ा भी एक थोड़ा भी मोह नहीं है कि मैं उस आवास में, लेकिन सरकार ने जो आवास मुझे आवंटित किया है, जीता हुआ विधायक होने के नाते का आवास आवंटित अपने सेक्टर में जो किया है, धुरुआ में जो किया है, वो आवास मरम्मती के बाद मुझे अभी तक हैंडओवर नहीं है। और अब बात सावन महीने की, जिसकी कल से शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना को देखते हुए देवघर में श्रावणी मेला इस बार स्थगित करना पड़ा है। देवघर बाबा मंदिर में पूरे श्रावण मास में सिर्फ सुबह और शाम की सरकारी पूजा संपन्न होगी। भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इस बार का श्रावण मास विशेष संयोग लेकर आ रहा है। इस बार सावन महीने की शुरुआत प्रतिपदा तिथि सोमवार से शुरू हो रही है, जिसे सिद्धि योग माना जाता है, जबकि श्रावण मास की समाप्ति पूर्णिमा और सोमवारी को ही हो रही है। कुल मिलाकर योग के हिसाब से सावन महीने का आरंभ सिद्धि योग से और समापन अमृत योग से हो रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। पूरे एक महीने का ये मास में 5 सोमवारी का योग बन रहा है। पुरोहित बताते हैं कि जो व्यक्ति बाबा धाम नहीं आ सकते और शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं कर सकते, वो अपने घर में ही फूल, बेलपत्र और गंगा जल से निकट के मंदिरों में जल अर्पण कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है और इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। देवघर जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पूरी तैयारी की गई है। हमारे संवाददाता मदन सिंह ने देवघर के उपायुक्त नैन्सी सहाय से खास बातचीत की। क्या इस बार की जो कोरोना संक्रमण का जो दौर है, ऐसे में बाबा का दर्शन ऑनलाइन की व्यवस्था किया है आप लोगों ने, लेकिन आस्था अगर हम बात करें तो पूरे देश के लोग देवघर पहुंचते थे, पूरे महीने लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते थे। क्या कुछ व्यवस्था किया है इस बार आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले पूरे जिला प्रशासन की तरफ से श्रावणी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक कठिन दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। कोरोना संक्रमण और इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार यही निर्णय लिया गया कि श्रावणी मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि करीब 50 लाख लोग एक महीने में देवघर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, जलार्पण करते हैं। करीबन हर रोज 1.5 से 2 लाख लोग, और खासतौर पर सोमवारी को 3 से 4 लाख लोग मंदिर आते हैं। और जो कोरोना के संक्रमण को ही ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन क्योंकि लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है, सभी बहुत इससे एक सभी का इमोशनल रिलीजियस कनेक्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन का प्रावधान किया है। और सुबह और शाम जो सरकारी पूजा होती है हमारे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, सुबह को सरकारी पूजा होती है और शाम को श्रृंगार पूजा बाबा की जाती है। इन दोनों का लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टेलीकास्ट हम लोग करवा रहे हैं, सुबह 4:45 से लेकर 5:30 बजे तक, और संध्या काल में 7:30 से 8:15 ये समय है। करीबन 40 से 45 मिनट की अवधि होती है दोनों ही पूजा की। और इसके लिए झारगव.tv जो है वो झारखंड सरकार की, और कुछ मीडिया चैनल्स हैं, जी भी उसमें से है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक सीधे बाबा का लाइव दर्शन हम लोग पहुंचा रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। मेरी सभी श्रद्धालुओं से पूरा जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन आप सभी से अपील करता है कि इस वर्ष अपने घरों में ही बाबा बैद्यनाथ को याद करें, और सभी प्रार्थना करें, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि इस संकट की घड़ी से हम सभी जल्द से जल्द बाहर निकल सकें। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, देवघर। कोरोना के कारण दुमका का बाबा बासुकीनाथ धाम भी इस साल बंद रहेगा। इस बार हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पूजा अर्चना करने का आदेश दिया है। ऐसे में झारखंड सरकार ने श्रावणी मेले को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने बासुकीनाथ में श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती की जा रही है, ताकि श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। इस साल जो डिसीजन लिया गया है कि पूजा जो है कि अभी इस बार नहीं कराया जाएगा, तो इस संबंध में जो है कि जो भी अपनी कार्रवाई है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वो किया जा रहा है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर जो है कि पूजा अभी बंद किया गया है, और जो है आप जो है कि अपने घरों पे बैठ करके जो है ई पूजा का वो देख सकते हैं, और उससे जो है कि अपना बाबा का जो है कि आशीर्वाद ले सकते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2807 हो चुकी है, जबकि अब तक कुल 2045 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 19 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 743, रांची में 267 मरीज संक्रमित हुए हैं, 169 ठीक हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रांची रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तरफ से आज कोरोना से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए सावधानी और पर्सनल हाइजीन रखने के कई टिप्स दिए गए। इसके अलावा 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन के शुभारंभ के बारे में भी बातचीत की गई। इस वैक्सीन से काफी उम्मीद जताई जा रही है। जब हम काम करते हैं, खास तौर पे हेल्थ वर्कर, वो उस टाइम ये नहीं देखना कि मैंने नाक पे कान पे, आपने तो बोल दिया, लेकिन जब वो डॉक्टर काम करेंगे उस वक्त उस मरीज की जान इंपॉर्टेंट है। ही विल नॉट सी व्हाट पार्ट ही इज टचिंग, तो इसीलिए वो आई शील्ड भी पहनते हैं और पूरा बॉडी सूट पहनते हैं, सो दैट कोई सिक्रीशन या स्प्लैशेस जो है उनके शरीर पे ना गिरे। रिम्स, जमशेदपुर, धनबाद और इटकी में नियर फ्यूचर में आपको विद इन 1 वीक में हो सकता है कि 3 और नए मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब स्टार्ट हो जाएगा, और हमें उम्मीद है क्या कि हजारीबाग तो शायद 2-3 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएगा। डोजेस विल कम, और सब चीज आप ही के माध्यम से आएगा, और प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इसको डेट एक लाइन किया गया है कि 15 अगस्त के दिन इसका लॉन्चिंग की बहुत ज्यादा कोविडेक्स करके है, और भारत वैक्सीन करके कंपनी है हैदराबाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, किसी फॉरेन का इसमें कोलैबोरेशन नहीं है। कोरोना के संकट काल में वैसे ही लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उस पर से महंगाई जानलेवा साबित हो रही है। पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने रुला दिया, तो अब रांची में बढ़ती कीमत के कारण टमाटर और लाल हुआ पड़ा है।
बारिश की मौसम शुरू होते ही झारखंड की राजधानी रांची में टमाटर की कीमत में उछाल आ गया है। यहाँ टमाटर 60 से 80 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। हाल ही में यहाँ के बाजारों में टमाटर 10 से 15 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन लोकल किसानों की ओर से मंडी में टमाटर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि बारिश में फसल खराब होने से बाजार में टमाटर कम आ रहे हैं, जिसके कारण कीमतों में उछाल आया है। राजधानी रांची में बेमौसम बरसात की बारिश शुरू होते ही टमाटर की दामों में तेजी आ गई है। जो लोकल टमाटर आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि बेंगलोर से लाल टमाटर आ रहा है और 60 से 70 रुपया किलो बाजार में बिक रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंडी है, इस मंडी में होलसेल होता है। यहीं से टमाटर बेंगलोर से आड़त से टमाटर यहाँ पहुँचता है। आपको 55 रुपये 50 रुपये बिक रहा है जामा में, समझे कि नहीं। फुटिया में 60 रुपये बिक रहा है बेंगलोर वाला, और लोकल वाला है 40, 45, 50। टमाटर तो वहाँ बेंगलोर में मतलब 24 रुपये किलो चल रही है। आते आते यहाँ लगभग 40 से 45 रुपये किलो। दागी उगी खर्चा उर्चा जो एक्स्ट्रा हो रहा है 56 रुपये किलो नेट पड़ रहा है। लोकल स्तर पर टमाटर के बाजार में ना पहुंचने से व्यापारियों को बेंगलुरु और दूसरी जगहों से टमाटर मंगाना पड़ रहा है, जिसके भाव वहीं पर काफी तेज हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट खर्च समेत अन्य लागत मिलाने पर दाम बढ़ जाते हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में टमाटर की कीमत और बढ़ेगी। बरसात में तो बढ़ता ही है, जो कि और बाहर से भी नहीं आ रहा है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, और ऐसे भी बरसात में टमाटर का दाम बढ़ता ही है। लेकिन हाँ, ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो कि बाहर से एक्सपोर्ट माल आ नहीं रहा है। टमाटर का दाम बढ़ने का कारण है लोकल टमाटर जो बारिश हुई उससे थोड़ा सा मार खा गया। इसके वजह से बेंगलोर से जो टमाटर आ रही है उसमें भाड़ा ज़्यादा भी पड़ रहा है, मतलब इसीलिए ज़्यादा वहाँ से महंगा बिक रहा है टमाटर। पहले 10 रुपये किलो था, आज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आज 60 रुपये टमाटर खरीद रहे हमने। वहीं टमाटर की बढ़ी कीमत को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि बिचौलिए और जमाखोरों पर सरकार की नजर है और उन पर नकेल कसी जाएगी। हम चीज़ें जब अपने पास स्टोर में है नहीं तो कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और कोरोना के बाद जब अनलॉक डाउन शुरू हुआ तो उसके बाद चीज़ों में देखा गया कि उसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोरी करते हैं, वो लोग चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम उन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तो आग लग गई है। डर है कि कहीं ये आग बाकी सब्जियों को भी अपनी चपेट में ना ले ले। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल खबर झारखंड में इतना ही। नमस्कार।